तो आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स खत्म करने वाले हैं। यस सर, मे बी मे भी डालते आज तो कर दो कम से कम। आज तो करना ही पड़ेगा। चलो वो क्वेश्चन कर लेते आप लोगों ने जो मैं लास्ट में भेजे थे आपको। यस सर। ठीक है, डाउट तो नहीं है ना किसी को? सर शायद फर्स्ट वाले का आंसर गलत है। फर्स्ट वाले का बाकी लोगों ने किया? फर्स्ट वाले का आ रहा था आंसर बाकी लोगों का? बाकी लोगों ने किया नहीं? फर्स्ट वाला देखा नहीं था। देखा नहीं था? सर वो टेलीग्राम वाले ग्रुप पे नहीं भेजा था शायद आपने। मैंने व्हाट्सएप वाले पे भेज दिया था। जैसे वो सब व्हाट्सएप वाले पे नोटिफिकेशन नहीं आती, पता नहीं क्यों इसमें। अच्छा ओके, चलो एक बार देख लेना क्वेश्चंस को। फर्स्ट का मैं हिंट देता हूँ। फर्स्ट में आपका जो गलत आंसर, मेरे ख्याल से गलत तो नहीं होगा। लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा? Ideal gas is 27 degrees Celsius compressed adiabatically to 8 by 27 of original volume. If R is gamma is 5 by 3. Ideal gas है 27 डिग्री सेल्सियस पे एडियाबेटिकली इसको करा गया, वॉल्यूम इसका 8 by 27 किया गया। ये बोला है कि राइज इन टेम्परेचर पूछे। आपने T2 निकाल दिया होगा इसमें। राइज पूछा, राइज निकाला था? नहीं सर, T2 निकाल दिया। राइस सही आएगा, 375 ही आएगा। ठीक है, तो राइज निकालना। ठीक है, चलिए तो एक बाकी लोग भी देख लेना क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन थे, वो कर लेना एक बार। सर आपने कहाँ भेजे थे क्वेश्चन? आपने कौन से वाले? ये व्हाट्सएप ग्रुप है ना आप लोगों का, एपेक्स मेडिकल A0। सर ये ए बैच का होगा, टेलीग्राम भेज दिया करो। ओहो अच्छा, चलो मैं टेलीग्राम पे भी डाल लेता हूँ। रुको एक मिनट। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है आपका? कंबाइंड नहीं है ना आप लोगों का ये ग्रुप? अच्छा, इस पे कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है? क्या नाम है आपको ग्रुप का? सर अपेक्स मेडिकल। सर AM 11th फिजिक्स केल्विन। AM 11 फिजिक्स। AM 11 फिजिक्स केल्विन। ओके ठीक है, मैं इसमें डाल ही रहा हूँ। व्हाट्सएप से कैसे जाएगा इस पे? पहले डाउनलोड देखना पड़ेगा कहाँ पे? व्हाट्सएप पे है ना ये? सर मेरे को मिल गया, मैं क्लास भेज के बाद दूंगा। भेज देना। अच्छा आप कर दोगे? कोई किसी स्टूडेंट कर देगा कोई? यस सर। हाँ प्लीज शेयर कर दो कोई। कर दिया? कर रहा हूँ सर। कर दिया सर। कर दिया? ओके थैंक यू। वेलकम। ओके तो आपके ग्रुप पे आ गया है, तो बाकी लोग भी इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, है ना? चलो आगे चलते हैं हम। इसमें जो हमारा बचा है कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम बची है और इसके क्वेश्चन बचे हैं इंजन वगैरह के। तो पहले फटाफट से कार्नोट साइकिल समझ लेते हैं क्या होता है। कार्नोट थ्योरम में छोटी सी है, कार्नोट साइकिल समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, कार्नोट थ्योरम आपको पहले बता देता हूँ होती क्या है, ऐसे रफली, फिर लिख लेंगे बाद में स्टेटमेंट। कार्नोट थ्योरम बता देता हूँ पहले। थ्योरम में एक्चुअली ये बोलता है, कार्नोट ने ये बोला था कि एक इंजीनियर थे कार्नोट, तो उन्होंने बोला कि मैं एक इंजन का डिजाइन दे रहा हूँ। देखो आपका जो कोई भी इंजन होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस करेगा, है ना? वो एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा, फिर ऐसे करता रहेगा बार बार। तो एक्सपेंड करने के और कंप्रेस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं एक इंजन का डिजाइन दे रहा हूँ, अगर आप ऐसे एक्सपेंड करो मेरे इंजन की तरह और मेरे इंजन की तरह कंप्रेस करो
तो आपकी जो एफिशिएंसी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, आपके जो इंजन की एफिशिएंसी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो कार्नोट थ्योरम यही बोलती है कि कोई भी इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल से ज्यादा नहीं हो सकती। जो आप कार्नोट साइकिल की तरह उसको अगर एक्सपेंड और कंप्रेस करोगे गैस को तो हमारी एफिशिएंसी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो कार्नोट साइकिल को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, उसमें हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे कंप्रेस करते हैं। फिर कार्नोट थ्योरम तो क्लियर है हमें कि हमारी एफिशिएंसी उससे ज्यादा नहीं आएगी। तो समझते हैं। रेड पेन कार्नोट साइकिल। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप जो गैस है, मान लो पीवी डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। उन्होंने बोला कि गैस है और इसका पीवी डायग्राम है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गैस को पहले हम मान लो एक्सपेंड करेंगे। नॉर्मल हमारा जो सिलेंडर है वो पहले नॉर्मल पोजीशन पे होगा, तो आप गैस को पहले एक्सपेंड करोगे तो पिस्टन आगे जाएगा। पहले आपने गैस को एक्सपेंड किया, उन्होंने कहा कि पहले आप इसे आइसोथर्मली एक्सपेंड करो, ए से बी तक मान लो एक्सपेंड कर लिया। अब उन्होंने कहा इसे और एक्सपेंड करो, लेकिन अब एडियाबैटिकली करो। एडियाबैटिकली कर लिया तो स्लोप इसका ज्यादा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस का, लास्ट टाइम देखा था हमने। तो ये ऐसे हो गया। अब इन्होंने कहा इसे कंप्रेस करो, तो उसको कंप्रेस करो। पहले कंप्रेस करो आइसोथर्मली और फिर कंप्रेस करो एडियाबैटिकली, और आप ऐसे अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्व बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये थोड़ा सा कर्व होगा और थोड़ा सा टिल्ट भी होगा। तो ऐसा आप इसको कंप्रेस करो और फिर यहाँ से इसको ऐसे कंप्रेस करो, एडियाबैटिकली कंप्रेस करो। ठीक है, तो ये 4 साइकिल हुए आपके, A to B, B to C, C to D एंड D to A। A to B मेरा जो है एक्सपेंशन है और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल है। D to C मेरा जो प्रोसेस हो रहा है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। C to D कंप्रेशन है, आइसोथर्मल। और D to A एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे, एक्चुअली कैसे करते हैं, तो अगर हम इसका मोटा मोटा डायग्राम समझें इंजन का कैसे कैसे होता है, तो देखो ये आपका एक सिलेंडर है जिसमें कि गैस भरी हुई है और यहाँ पे एक पिस्टन होगा। सर एक बार फिर से कर दीजिएगा इसके बाद। हो गया सर, हो गया। तो ये आपका एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है और ये जो दीवारें हैं हमारी ये एडियाबैटिक दीवारें हैं, यहाँ से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये जो है एडियाबैटिक है दोनों साइड, लेकिन नीचे जो आपका बेस है ये कंडक्टिंग है। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो कंडक्टिंग है, बाकी आपका ये एडियाबैटिक है। पिस्टन भी आपका एडियाबैटिक है, मैंने इंसुलेटर है वैसा भी बोल सकते हो। तो ये आपका नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है इसकी पूरी, और नीचे से ये कंडक्टिंग है, ये इसका कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग है। यहाँ पे आपने गैस भरी हुई है। आप इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये कहीं से टेम्परेचर हीट लेगा कहीं से पहले तो,
सोर्स से। तो एक सोर्स होगा आपका हाई टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर T1 है मान लो, तो ये T1 पे आपका सोर्स रखा हुआ है। फिर ये कहीं पे हीट देगा, वो आपका सिंक होगा टेम्परेचर T2 पे, T2 लिख लो केवल। तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसमें एक और चीज होगी, वो होगा इंसुलेटिंग पैड। इसका क्या जरूरत है अभी देखेंगे। ये नॉन कंडक्टिंग होगा, इंसुलेटिंग पैड, इंसुलेटर है ये, तो नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है। अब देखो पहला प्रोसेस क्या करना है हमें। जो पहला प्रोसेस इसमें क्या है, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो मुझे आइसोथर्मली एक्सपेंड करना है। तो आइसोथर्मली जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या बिना हीट के पॉसिबल है? बिना हीट दिए गैस एक्सपेंड करे आइसोथर्मली पॉसिबल है? नो सर, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका ये चीज जीरो आ जाएगी अगर आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू जीरो होगा आइसोथर्मल में, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और आप एक्सपेंड कर रहे हो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा वर्क डन, लेकिन ये तो आपको फिर हीट चाहिए, तभी आपका पॉसिबल है ये। तो ये हीट लेगा, कैसे लेगा हीट? आप इस सिलेंडर को उठा के यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, और फिर क्या करोगे, इस सिलेंडर को ऐसे रखोगे, फिर इसका जो पिस्टन है उसको आप ऊपर को ऐसे खींचोगे, तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगी गैस। एक्सपेंड करेगी तो क्या करेगी, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगी, नीचे से जो सोर्स है वहां से हीट एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसका जो बेस है वो कंडक्टिंग है और ये सोर्स भी आपका गर्म टेम्परेचर पे है। तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो यहाँ से हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस फर्स्ट हुआ सर यस। सर जब हम इसको जब इसके पिस्टन को ऊपर की ओर खींचेंगे तो फिर सर हम भी तो इसका कुछ वर्क डन करेंगे। अच्छा, आप ये मान लो कि आपने खींच रहे, मान लो आपने पिस्टन को छोड़ दिया और ये केवल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट एब्जॉर्ब करके ये एक्सपेंड हो रहा है, ये मान सकते हैं? यस सर, हाँ तो ये मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कि फर्दर एक्सपेंशन हो बट एडियाबैटिक हो, फर्दर एक्सपेंशन हो बट एडियाबैटिक हो। तो अब की बार हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और इसका पिस्टन क्योंकि मूव कर रहा था, मान लो और भी मूव करता रहेगा बाय मोमेंटम और समथिंग और व्हाटएवर इट इज, तो ये फर्दर बाहर की तरफ मूव करेगा, लेकिन इस बार नीचे जो है यहाँ पे इंसुलेटिंग है ये पैड, तो ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। गैस तो कर ही सकता था क्योंकि तो पहले इंसुलेटिंग था, और नीचे भी आपने इंसुलेटिंग लगा दिया, तो ये एक्सपेंड तो करेगा लेकिन हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आपका जो एक्सपेंशन होगा इस केस में वो होगा आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इस केस में आपका जो एक्सपेंशन हो रहा था वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, प्रोसेस फर्स्ट थी, ये प्रोसेस सेकंड हुई। सेकंड में ये एक्सपेंड क्यों करेगा? ये बिकॉज ऑफ मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि इसने मोमेंटम गेन कर रखा है, तो आगे जाएगा थोड़ा सा और, क्योंकि पिस्टन का जो मोमेंटम है तो एकदम से रुकेगा नहीं ना, वो थोड़ा आगे चला जाएगा। सर मतलब समझ में नहीं आया सर। अगर मान लो आपने एक बार प्रोसेस स्टार्ट की और इसका पिस्टन चलना शुरू हो गया, आपने जब ये वाला प्रोसेस किया फर्स्ट वाला, तो पिस्टन चलना शुरू हो गया मान लो, और वो चल रहा है, ठीक है। आपने सडनली उठा के इसको यहाँ रख दिया, तो पिस्टन एकदम से रुकेगा नहीं ना, उसमें कोई मोमेंटम रुकेगा, एकदम से तो रुकेगा नहीं, तो आगे चला जाएगा, तो आगे चला जाएगा तो फिर ये और एक्सपेंड कर जाएगा, लेकिन इस बार ये हीट नहीं ले पाएगा यहाँ से, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। सर तो फिर से नीचे नहीं आ जाएगा पिस्टन? हाँ आएगा, फिर अगला प्रोसेस जो है फिर कंप्रेशन होगा ना आपका, यस सर। ठीक है। फिर अगला जो इसका प्रोसेस होगा वो आपका होगा कंप्रेशन। लेकिन आप जब कंप्रेशन करोगे तो उसने क्या बोला था कार्नोट ने, पहले कैसे कंप्रेशन करो आप, आइसोथर्मल कंप्रेशन करो पहले। तो आप क्या करोगे, जैसे ये नीचे होगा तो आप इसको उठा के रख दोगे
सिंक के ऊपर, तो सिंक के ऊपर रख देंगे थर्ड प्रोसेस में। तो सिंक के ऊपर जब ये रखोगे तो क्या करेगा, ये नीचे आना शुरू होगा मान लो, तो गैस कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सिंक से आपने कनेक्ट कर दिया तो सिंक को अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा, तो आपकी हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगी नीचे की तरफ को। तो अगेन इट विल बी कंप्रेस क्यों होगी? गैस कंप्रेस क्यों होगी? क्योंकि Yes. जब एक, हाँ क्योंकि जब एक, देखो मान लो पिस्टन आपका ये ऊपर मूव कर रहा था अभी, है ना, फिर यहाँ पे आइसोथर्मल था प्रोसेस, तो टेम्परेचर आपका कुछ था यहाँ पे, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। अब ये मान लो फर्दर अगर आपकी गैस वो करती है, एक्सपेंड करती है मान लो, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट इसने एब्जॉर्ब किया नहीं और आपका गैस एक्सपेंड कर रहा है। हीट इसने एब्जॉर्ब किया नहीं इस केस में एडियाबेटिक में, और गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो क्या हो सकता है, अंदर प्रेशर कम हो सकता है, ये हो जाएगा कि प्रेशर कम हो जाए यहाँ पे, ऐसा कुछ हो सकता है। यस सर। तो प्रेशर अगर कम होगा तो फिर क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा। ओके ओके। तो पिस्टन नीचे आ सकता है, ठीक है। अब ये नीचे आया है तो आपने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। या बाहर से भी वर्क कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बाहर से करोगे, आप उसका वर्क की वैल्यू निकाल लोगे कितना वर्क आपने किया है। अगर आप बाहर से भी वर्क कर रहे हो तो आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे कितना वर्क किया है आपने, तो वो निकाल सकते हो आप। एनीवे थर्ड प्रोसेस जो है हमारा वो कंप्रेशन है और आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो आपने इसके ऊपर रखा है इसको, ये इंसुलेटिंग है वॉल्स, तो जो भी हीट है अगर इसको देनी है हीट तो ये बेस के थ्रू देगा, तो ये सिंक में अपनी हीट छोड़ देगा। तो ये थर्ड प्रोसेस हुआ आपका। पर अगर जो गैस है वो सेकंड में, तो उसको कोई हीट मिलेगी तो बाद में वो मतलब कूल नहीं हो जाएगी? हाँ तो कूल, हाँ होगी, कूल होगी, बिल्कुल होगी कूल। मैंने इससे टेम्परेचर जो है अभी T1 था ना, इसका टेम्परेचर मान लो उसको ज्यादा था पहले, तो कूल कुछ तो कम होगी हीट उसकी। जब आप वॉल्यूम एक्सपेंड करते हो तो आपका ये कांस्टेंट रहता है ना। यस सर। तो आपका वो तो कम हो ही जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा ही होगा, यहाँ कम होगा ऑब्वियसली, लेकिन इतना कम नहीं होगा। सिंक जो है काफी कम टेम्परेचर पे होता है, तो सिंक से कम नहीं होगा। सर सिंक जितना तो हो सकता है। नहीं फिर सिंक का फायदा ही क्या हुआ? फिर आप सिंक ऐसा बनाओगे जो सिंक उसमें एब्जॉर्ब कर पाए हीट को। हाँ जी, क्या बोल रहे हो सर? एडियाबेटिक कंप्रेशन में तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना? एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा बिल्कुल, जब आप दोबारा अगला प्रोसेस करोगे तो बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि सोर्स के बराबर आ जाए। जब आप अगला प्रोसेस करोगे तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, फोर्थ प्रोसेस। यस सर। तो आप इसको फिर इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखोगे और इसे फर्दर कंप्रेस होने दोगे, या आप करोगे कंप्रेस मान लो, तो इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखा हुआ है तो कोई हीट अपनी दे नहीं सकता ये, लेकिन आप इसे कंप्रेस करे जा रहे हो, ये कंप्रेस हो रहा है मान लो, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। यस सर। इस प्रोसेस में, फोर्थ प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ये अभी भी जो है T1 से कम होगा, इतना नहीं पहुंच पाएगा T1 के बराबर, ठीक है। T1 एंड T2 तो मैक्सिमम एक्सट्रीम लिमिट है, उतना नहीं पहुंच पाएगा। सर T1 ग्रेटर देन T2 है ना? हाँ T1 सोर्स का ज्यादा होता है टेम्परेचर, तो T1, यस सर। ठीक है। आपने ये वाला प्रोसेस पढ़ा ना, जो ये वो वाला है, ध्यान आ रहा है आप लोगों को? तो ये यस सर। हाँ, तो ये सोर्स से टेम्परेचर लेके सिंक को देता है और साथ में कुछ वर्क करता है। तो ये हमारी प्रोसेस हुई पूरी, ठीक है। तो चारों स्टेप इसके ऐसे से कंप्लीट हुए, तो हमारा एक कार्नोट का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, A to B, B to C, C to D। सर हाँ जी सर, फोर्थ वाला बताया ना एक बार। फोर्थ वाले में क्या हुआ, इसको एडियाबेटिक कंप्रेस से करना है। एडियाबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज नहीं करनी, लेकिन कंप्रेस होना है। तो आपने क्या किया, इसको उठा के सिलेंडर को दोबारा इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया। तो इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखोगे तो नीचे भी आपका वो हो गया इंसुलेशन, बाकी दीवार तो आपकी इंसुलेटरी थी सारी। तो ये कंप्रेस जब होगा तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा ये। तो ये फाइनल हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, एडियाबेटिक कंप्रेशन। पहले कंप्रेस होगा कैसे फोर्थ में? ये भी मोमेंटम के कारण, क्योंकि इसमें नीचे आना शुरू कर दिया था ना हमने पिस्टन ने। ये आप इसको कंप्रेस करोगे पकड़ के, आपको तो साइक्लिक प्रोसेस करनी है ना अपनी, तो आप बाहर से कंप्रेस कर लो।
तो मतलब अगर हम फोर्स ना लगाएं तो कैसे होगा ये कंप्रेसर? अगर हम ना लगाए फोर्स तो इसमें एक्चुअली जिसका पिस्टन था वो ऑलरेडी, पिस्टन जो इसका था वो ऑलरेडी नीचे की तरफ मूव कर रहा था, है ना। तो आप जब इसे उठा के यहाँ रखोगे तो एकदम से तो रुकेगा नहीं, वो कुछ तो नीचे मूव करेगा, वो तब रुकेगा जाके, जब यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा तब रुकेगा वो पिस्टन। ऐसे तो ये तो बाई नेचर भी ऐसे मूव करेगा, और आप चाहो तो बाहर से भी कर सकते हो, वैसे ये खुद ही करेगा ऐसे, ठीक है। ओके सर। तो चारों प्रोसेस क्लियर हो गए सबको। पहला क्या हुआ हमारा, पहला हमारा हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। फिर हमारा हुआ आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहाँ पे रखोगे आप इसको और कंप्रेस करोगे, ये वाला प्रोसेस। और फिर हमारा कौन सा हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो चारों प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए, A to B, B to C, C to D, D to A। तो अगर आप ऐसा प्रोसेस करोगे तो आपकी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम आएगी, ये कार्नोट ने बोला था, ठीक है। सर बट ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता ना? एफिशिएंसी इतनी आती नहीं है, हाँ, इससे कम आती है यूजुअली इंजन की। क्योंकि रियल सर में कार्नोट, करना तो इम्पॉसिबल है ना। हाँ 100%। तो कार्नोट की एफिशिएंसी भी जो आती है वो 100 थोड़ी आती है। कार्नोट की एफिशिएंसी आप निकालोगे तो कुछ आएगी 65%, 80%। कार्नोट की 100 नहीं आती। कार्नोट ने ये बोला था कि मेरा जो इंजन है इससे ज़्यादा नहीं आ सकती आपकी। अगर मेरी 58 आ रही है किसी प्रोसेस के लिए तो आपकी 58 ही आएगी, उससे मैंने ज़्यादा नहीं आ सकती, कम आ सकती है भले ही, ठीक है। बराबर भी आ सकती है ना सर? बराबर के लिए फिर आपको, हाँ बिल्कुल, अगर एफिशिएंट आप बनाओ तो आ सकती है, बराबर भी आ सकती है, पर ज़्यादा नहीं आएगी बस। सर इसमें सोर्सिंग तक जाने में जो बीच में वर्क होता है वो किस चीज में यूज होगा? ऐसे यूजुअली होता नहीं है ना, ऐसे इंजन ऐसे थोड़ी होता है जैसे हम बोलते हैं उठा के हमने पिस्टन यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया। वो तो वहाँ पे क्या हाँ करोगे आप, सर। कुछ स्लिट विलिट होंगे, फटाफट से आगे पीछे मूव करती रहेंगे अपने आप ही, या कुछ और आप प्रोसेस ऐसा लगाओगे, वो तो ऐसा होगा नहीं ना। तो क्या समझाने का आपको बताएगा कि ऐसे उठा के यहाँ रखोगे फिर उठा के यहाँ रखोगे, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। यस सर। वो प्रोसेस एक के बाद एक कंटिन्यूस होता रहता है खुद ही। एक सेकंड में कई बार होता है, तो प्रोसेस थोड़ी होता है एक सेकंड में। आपका मेरे ख्याल से 4-5 बार आगे पीछे चला जाता है, ये तो कितनी बार आगे पीछे चला जाता है, पूरा चारों प्रोसेस एक सेकंड में कई बार हो जाते हैं। तो ये बहुत ऑटोमेटिक चलता है चीजें, ठीक है। तो मोटा मोटा समझाने के लिए आपको बताइए कि ऐसा होता है, इंजन का डिजाइन ऐसा नहीं होता। यस सर। ओके चलिए, तो हमारे चारों प्रोसेस हो गए। अब हम देखते हैं इसमें कि हमारी एफिशिएंसी कितनी आती है कार्नोट इंजन की। तो उससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी इंजन की नहीं हो सकती। तो कार्नोट की एफिशिएंसी निकालने के लिए ट्राई करते हैं। पहले हम देखते हैं कार्नोट में वर्क डन कितना आया। तो वर्क डन कितना आया, एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, वर्क डन डिवाइड बाय क्यू। क्यू। कौन सा क्यू, सर जो हम दे रहे हैं, जो एब्जॉर्ब किया उसने, है ना, जो हम दे रहे हैं उसे, पॉजिटिव वाला। तो हम देखेंगे पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे क्यू पॉजिटिव आया, वो लेंगे, नेगेटिव वाले नहीं लेंगे। तो वर्क डन बाय पॉजिटिव क्यू लेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे पॉजिटिव क्यू आया, कहाँ पे वर्क डन हमारा। वर्क डन टोटल लेंगे, क्यू कहाँ पे पॉजिटिव आया वो देखना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले वर्क डन निकालते हैं। कार्नोट साइकिल में जो वर्क डन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं दोबारा से एक बार। ये ऐसा है, फिर यहाँ से यहाँ है। तो मैं यहाँ पे कुछ एजम्पशन मान लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, तो मैं टेम्परेचर यहाँ T1 मान लेता हूँ और यहाँ का टेम्परेचर T2 मान लेता हूँ। तो इन दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर T2 होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इन दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर T1 होगा, A और B पे ये होगा, ठीक है। और प्रेशर वगैरह को हम यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं कुछ P1 V1। प्रेशर यहाँ P और V1 है। यहाँ पे P2 V2 मान लेते हैं, यहाँ P3 V3 मान लेते हैं, यहाँ पे P4 V4 मान लेते हैं। तो चारों पॉइंट पे हमारे प्रेशर और वॉल्यूम हमने मान लिए। अब हम वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला वर्क डन जो है, पहला प्रोसेस है AB हमारा।
आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या वर्क डन होता है करने में? टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर टी कितना लूंगा? T1 लेना पड़ेगा, log ऑफ V2 बाई V1, या फिर ln की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ln V2 बाई V1, तो 2.303 नहीं आएगा। ये वर्क डन हुआ पहला प्रोसेस का। सेकेंड प्रोसेस हमारा BC है, ये प्रोसेस हमारा जो है एडियाबेटिक है, एक्सपेंशन। इस केस में जो वर्क डन आता है हमारा, वो आता है हमारा n की फॉर्म में लिखा है, n को मैंने 1 मोल ले लिया, यानी आप चाहो तो n भी लिख सकते हो। अगर मैं nr लिखूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा r T2 माइनस T1 डिवाइड बाय क्या आएगा बताओ? 1 माइनस गामा आएगा, गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। गामा माइनस गामा 1। माइनस 1। सब गलत, 1 माइनस गामा। 1 माइनस का बनेगा। बताया था आप लोगों को, जब ऊपर T2 माइनस T1 लेते हैं तो नीचे नेगेटिव आती है वैल्यू। यस सर। हाँ, तो मैंने पता था आप ये गलती करोगे जरूर। ध्यान रखना, अगर फाइनल माइनस इनिशियल लोगे तो नीचे ऐसा आता है नेगेटिव सा, 1 माइनस गामा आएगा, ठीक है। चलो थर्ड देखो, थर्ड प्रोसेस क्या था भाई? C2D, ये था हमारा। फिर दोबारा से आइसोथर्मल कंप्रेशन है इस बार, आइसोथर्मल कंप्रेशन। वर्क डन आ जाएगा इस बार 2.303, RT2 आ जाएगा इस बार, और LM हो जाएगा हमारा V4 फाइनल बाय इनिशियल। नेगेटिव साइन भी तो आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगा? नेगेटिव साइन कंप्रेशन वाला नेगेटिव तो आएगा ना वर्क डन थर्ड में। एक मिनट को, प्रोसेस कौन सा लिया है? CD। बताओ ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? यहाँ पे ये कह रहे नेगेटिव साइन आना चाहिए यहाँ पे। वर्क डन विल बी नेगेटिव, और ये सही है या नेगेटिव आएगा? देवेश कहने की नेगेटिव आना चाहिए। बताओ, तो क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? नो आइडिया, किसी को आइडिया नहीं आ रहा? सर वर्क डन तो नेगेटिव होना चाहिए अगर सिस्टम पर हो रहा है तो। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हाँ जी। यहाँ पे जो इक्वेशन वो करेक्ट है, वर्क डन इज नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है तो नेगेटिव लेते हैं उसको, वर्क डन है ना ऑन द सिस्टम। यस सर। तो इस फॉर्मूले में क्या माइनस साइन आना चाहिए यहाँ पे? क्वेश्चन ये है सर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम के लिए तो हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हम प्लस सॉरी माइनस लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस लेते हैं, तो ठीक है। तो कंप्रेस Yes, हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में नेगेटिव लेंगे यहाँ पे फिजिक्स में, तो नेगेटिव होगा। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पे? सर V4 तो V3 से खुद ही ज्यादा है ना, ओ सॉरी कम है ना, करेक्ट, तो वो अपने आप नेगेटिव ही आएगा। अपने आप नेगेटिव आ जाएगा ना। V4 तब कम है यहाँ पे, V4 ये है हमारा, और V3 ये है, तो V4 तो खुद ही कम है। जब इसका लॉग लोगे तो नेगेटिव खुद ही आ जाएगा, लॉग मैं लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है ना RT वाला, ln V2 बाई V1, उससे खुद नेगेटिव पॉजिटिव आ जाते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही आ जाते हैं। अगला प्रोसेस हमारा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। किताबों में इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, तो इसलिए मैग्नीट्यूड में वहाँ पे वो लोग माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे बाहर में वो करके, तो मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो हमारा ये आना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो हमारा प्रोसेस है D2A। तो इसमें जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा हमारा R
एडियाबैटिक कंप्रेशन कितना आएगा, आर T1 माइनस T2, D2A करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा. दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन. ठीक है. अब यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि नेगेटिव है या नहीं है, तो नेगेटिव खुद ही आ जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से. ये ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा फैक्टर, नीचे वाला नेगेटिव आएगा फैक्टर, तो कुल मिला के फैक्टर नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन खुद ही नेगेटिव आ जाएगा. तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है माइनस में, खुद ही नेगेटिव आ जाएगा. क्लियर? यस सर. यस सर. ओके. अच्छा, अब यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द गैस जो है, 2 बार वर्क डन बाय द गैस है, 2 बार वर्क डन ऑन द गैस है. 2 बार वर्क डन बाय द गैस है, 2 बार वर्क डन ऑन द गैस है ना. अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालूं, टोटल वर्क डन अगर निकालूं, ये W1 मान लेता हूँ, W2, W3, W4 कितना आ जाएगा, W1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. W1 की इनकी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों ना बराबर हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये तो कट जाएंगे आपस में. W2 और W4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. केवल हमारे जो वर्क डन बचेंगे वो बचेंगे W1 और W3. तो वर्क डन जो इस केस में आएगा वो आएगा W1 और W3. उसकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारा यहाँ पे वर्क डन आ सकता है. और W1 W3 में से आप देखेंगे तो एक वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा एक्सपेंशन वाला, और एक आपका W3 जो है ये नेगेटिव होगा कंप्रेशन वाला. तो एक्चुअली ये वैल्यू W1 से कम आएगी. टोटल अगर आप निकालोगे तो वैल्यू W1 से कम आएगी, कुल जो वैल्यू आएगी. सर हम्म. सर सेकंड केस में T2 माइनस T1 था तो हमने 1 माइनस गामा लिया था. सर फोर्थ केस में T1 माइनस T2 है तो गामा माइनस 1 नहीं होगा. नहीं, हम क्या लिखते हैं, T फाइनल माइनस T इनिशियल लिखते हैं ना. T फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गामा. यस सर ओके. अच्छा, अब देखो इस प्रोसेस में एक बार दोबारा ध्यान से देखो, जो प्रोसेस है हमारी ABCD, इसमें से 2 प्रोसेस एडियाबैटिक हैं, तो यहाँ पे तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ होगा. BC में, B2C में और D2A में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ होगा. केवल हीट एक्सचेंज कहाँ हुआ होगा, A to B और D to C में, C to D में, सॉरी. तो A to B में क्या लगता है आपको, हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी होगी या एमिट करी होगी? एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब कैसे बोल सकते हैं हम? वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन और पॉजिटिव. प्रेशर भी कम हो रहा है. अच्छा, ठीक है. बट वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है. ओके, ठीक है. आपकी गैस एक्सपेंड हो रही है और टेम्परेचर क्या हो रहा था आपका, टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा था. टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, तो ये 0 होगा. और वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंड कर रही है गैस, तो डेल्टा क्यू क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा. डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब क्या है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी या एमिट करी? एब्जॉर्ब. तो यहाँ पे हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी Q1. B2C में तो 0 होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है. B2C भी 0 होगा. C2D देख लेते हैं, D2A 0 होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है. C2D अगर मैं निकालूं तो डेल्टा Q, फिर दोबारा वही लिखूंगा, डेल्टा W प्लस डेल्टा U
डेल्टा यू फिर 0 हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारी, और डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा क्यू क्या आएगा इस केस में, नेगेटिव। तो हीट क्या हुई इस बार, रिलीज, रिलीज। रिलीज हुई, तो Q2 हीट रिलीज हुई। और अगर मैं इसकी एफिशिएंसी लिखना चाहूँ इंजन की, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, एफिशिएंसी क्या होगी मेरी, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, सर वो AB का हीट आएगी, AB में ये आएगी Q1, Yes. और ऊपर क्या आएगा मेरा, वर्क डन आएगा। इस प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा, अगर मैं पूरी साइक्लिक प्रोसेस ले लूँ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है हमारा, क्योंकि डेल्टा यू तो 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस में। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा क्यू, ये लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू मतलब Q1 लिख सकता हूँ, तो मेरा एफिशिएंसी ये आएगा, मेरा एफिशिएंसी ये आएगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इन टर्म्स ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड हीट एमिटेड, ये भी हीट के टर्म में आया है। ठीक है, यस सर। ओके, अब मुझे इसे निकालना है टेम्परेचर के टर्म में। हाँ जी सर ऊपर Q1 माइनस Q2 कैसे आया, इससे आया ना, कंप्लीट साइकिल लोगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, ये तो 0 होता है साइकिल के लिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो गया, और डेल्टा क्यू कितना है मेरा, Q1 माइनस Q2, टोटल हीट जो सिस्टम को हमने एक्सचेंज की है। तो ये वैल्यू आपके डेल्टा डब्ल्यू की यहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो एफिशिएंसी आई है भी हीट के टर्म में आई है, इसे हम इस टेम्परेचर के टर्म में निकालने की कोशिश करेंगे T1 और T2 के टर्म में, कि ये आपकी जो एफिशिएंसी है T1 और T2 के टर्म में कितनी होगी, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम AB प्रोसेस को देखें फिर दोबारा से, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वी कैन राइट P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ पे हमने P1 V1 माना था, P1 माना था, V1 माना था, P2 V2 के बराबर होगा, सॉरी। ऐसे ही आप अगर BC को लिखें तो ये आ जाएगा P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। CD को लिखूं, आइसोथर्मल है, तो P3 V3 इक्वल टू P4 V4, और फिर DA को लिखूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, P4 V4 की पावर गामा घूम के दोबारा अपनी जगह पे आ गया, तो P1 V1 की पावर गामा ये घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का मैंने इक्वेशन लिखी। तो 4 इक्वेशन हो गई मेरे पास। ठीक है, अब चारों को मल्टीप्लाई कर लो। यस सर। ठीक है, चारों को मल्टीप्लाई कर लो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी मल्टीप्लाई कर लो और राइट हैंड साइड वाली मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो क्या बनेगा आपका, P1 V1 P2 V2 की पावर गामा, P1 V1 P2 V2 की पावर गामा इंटू P3 V4 आ जाएगा मेरे ख्याल से, फिर P1 P4 V4 की पावर गामा हो जाएगा, ये हो गया, इक्वल टू इधर आ जाएगा P2 V2 P3 V3, P2 V2 P3 V3 की पावर गामा इंटू P4 V4 एंड P1 V1 की पावर गामा, ऐसी है। यहाँ पे सर B3 के साथ सर वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया V3 आएगा सर। ओके ओके, थैंक यू।
P3 V3 आएगा, सही है बिल्कुल, P3 V3 आएगा। ठीक है, अब इसमें से जो है भाई P1 तो कट जाएगा दोनों तरफ, P2 भी कट जाएगा दोनों तरफ आ रहा है, ये P3 दोनों तरफ आ रहा है, P4 दोनों तरफ आ रहा है, सॉरी P4 दोनों तरफ आ रहा है, P4 कट जाएगा, V4 भी आ रहा है क्या? नहीं, V4 नहीं आ रहा, फिर ये तो कट गया दोनों साइड, P1 P2 P3 P4। अब बचा यहाँ पे V1 V2 की पावर गामा और V1 V3 V2 की पावर गामा V4 की पावर गामा। इस साइड को बचा V2 V4 V3 की पावर गामा V1 की पावर गामा। इसको डिवाइड कर दो इससे, V1 V3 को इस तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा V3 V1 की पावर गामा -1 और इस तरफ बन जाएगा V2 V4 की पावर गामा -1। And this implies that V2 V4 equal to V3 V1. And this implies that V2 by V1 equal to V3 by V4. अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। बन जाएगा ln V2 by V1 equal to ln V3 by V4 and this implies that अगर आप इसको 2.303 RT से मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बराबर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं Q1 by Q2 का रेशो लूँ, Q1 Q2 क्या है मेरा, ये हीट थी यहाँ पे जो ना, इसका अगर मैं रेशो लूँ Q1 और Q2 का, Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q1 जो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस है आपका, डेल्टा U 0 है तो डेल्टा W के बराबर होगा। Q1 जो बराबर होगा कितना होगा, W1 के बराबर होगा और ये W2 के बराबर है ना। W1 मतलब हमारा WAB और WDC, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो Q हमारा W के बराबर होगा, डेल्टा U 0 होगा। अब यहाँ वर्क डन कितना आया था मेरा AB में, वर्क डन मेरा आया था यहाँ पे AB में वर्क डन कितना आया था, RT1 ln V2 by V1 और ये वर्क डन आया था मेरा RT2 ln ऑफ DC। एक मिनट में DC गलत लिख दिया, DC नहीं हुआ ये, ABCD होगा है ना, CD है ना प्रोसेस, CD होगा तो ये ln आ जाएगा हमारा V4 by V3। ठीक है, अब आपका ये चीज आपस में बराबर है, ln V2 by V3 और ये बराबर है आपस में, तो इसका अगर मैं यूज करूं, इस वाली इक्वेशन का यूज करूं, इक्वेशन नंबर 5 का, तो इससे क्या आ जाएगा, इक्वल टू T1 by T2, बाकी तो कट जाएगा आपका आपस में, तो Q1 by Q2 कितना आ जाएगा, T1 by T2 यूजिंग इक्वेशन 5। यूजिंग इक्वेशन 5 आई विल गेट Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2। इतना क्लियर हुआ? यस सर। सही भाई, इससे पहले वाला सिलेक्ट कर देना, पहले वाला स्लाइड, यस सर हो गया। सर एक बार इससे पहले वाली भी दिखा दो। ओके सर। ऐसा हमने स्टार्ट किया था तो हमने पहले सारे वर्कडन लिखे, टोटल वर्कडन हमने निकाला, ये आया और हमने जब एफिशिएंसी निकाली तो ये आई थी हमारी, है ना। हमने क्या निकाल लिया, Q1 by Q2 जो T1 by T2 के बराबर है, तो ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरी, 1 minus T2 by T1। इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, Q1 by Q2 मेरा ये आ गया, तो मेरी एफिशिएंसी जो है 1 minus T2 by T1 आ गई। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। यस सर। ठीक है, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो ये आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना, सारा पूरा प्रोसेस पहले समझाना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस
होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, पैड कैसे रखते हो आप, डायग्राम क्या होता है, फिर ये सब निकाल के प्रूव करना पड़ेगा आपको फाइनली कि हट की एफिशिएंसी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करती है। तो ये एफिशिएंसी है फाइनली 1 माइनस आ T2 सकती है। बिल्कुल आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सर इस बार तो है ही नहीं, डिलीटेड है। हाँ, अगर टीचर ना कराए तो बात अलग है, उसके सिलेबस से अगर हट गया तो डिलीटेड है, अगर टीचर ने कराई है वो तो इम्पोर्टेंट है, जिनके स्कूल में कराई जा रही है वो जरूर करना। तो ये हमारा एफिशिएंसी आया T2 बाई T1। अब आपको देख रहे हो यहाँ पे जो आपका T1 होता है ग्रेटर देन T2 होता है, तो ये फैक्टर आपका 1 से कम आएगा ऑब्वियसली, तो ये फैक्टर आपका 1 से कम आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो एफिशिएंसी आपकी जो है 100% से कम आएगी, 100% नहीं हो सकती। अगर आपकी एफिशिएंसी 100% होगी वो कब पॉसिबल है, अगर 100% एफिशिएंसी का मतलब होगा या तो आपका T2 0 हो और T1 इन्फिनिटी हो जाए, या तो T2 0 हो जाए या T1 हमारा इन्फिनिटी हो जाए। तो T1 इन्फिनिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट होना पॉसिबल नहीं है, सिंक का टेम्परेचर 0 आप कर तो सकते हो लेकिन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप उसे कंप्रेस करोगे, थोड़ी सी हीट दोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिंक का, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है 0 केल्विन पे। तो यूजुअली आप 100% एफिशिएंसी मेंटेन नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी यूजुअली नहीं होती। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। हो गया सर। ओके, तो इसमें एफिशिएंसी वाले 100% नहीं आती, ये सब है हमारा, ठीक है। चलिए अब कार्नोट थ्योरम लिख लेते हैं फटाफट से, फिर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्नोट ने ये बोला था बस थ्योरम में कि जो एफिशिएंसी है वो उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। उसने बोला अगर टेम्परेचर आप T1 T2 लोगे सोर्स और सिंक का, तो मेरे से ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हो आप। उसकी स्टेटमेंट ऐसे है कि वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर T1 and T2 of hot and cold रिजर्वायर, हॉट के ब्रैकेट में सोर्स लिख सकते हो, कोल्ड मतलब सिंक, रिजर्वायर हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, नो इंजन have can have efficiency more than that of Carnot engine। एक बात तो ये है इसमें, और दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें दो स्टेटमेंट है, एक तो ये है, दूसरी ये है कि ये जो एफिशिएंसी है, ये कार्नोट की जो एफिशिएंसी है वो इस पर डिपेंड नहीं करती है आपका गैस कौन सी भरी हुई है। दामत आपको कटी गया था तो ये इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो एफिशिएंसी आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन is independent of the nature of working substance, is independent of the nature of the working substance, of the nature of the working
सबस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या भरते हो इस पे, उससे मतलब नहीं होता इसकी एफिशिएंसी को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, दिस इज नोन एज कार्नोट थ्योरम। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा। कर लिया सर। कर लिया, ओके। चलो अब इंजन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, बाकी तुमने कर लिया थर्मोडायनामिक्स सब कुछ क्वेश्चन। सर कार्नोट इंजन कहीं काम नहीं आते? कार्नोट एक थियोरेटिकल इंजन है ना, थियोरेटिकल बना हुआ काम आता है उसके, फिर आप डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं प्रोसेसिंग में, तो अच्छा मैक्सिमम सर, उन्होंने बस प्रूफ करने के लिए इंजन बनाया, वैसे काम नहीं आता ये। कार्नोट ने तो थ्योरम दी ना केवल, उसने इंजन बनाना तो काम फिर बाकी लोगों का है। उसने तो बोला कि ऐसे से आप बनाओ इंजन, अब ऐसा आप कैसे बनाओगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है टेक्निकली, तो वो आपको देखनी पड़ेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस इंजन बनाने में। अच्छा चलिए, सर ये डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है या फिर पेट्रोल इंजन? मेरे ख्याल से पेट्रोल की ज्यादा होती है, वैसे मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर मेरे ख्याल से पेट्रोल की ज्यादा होती है। ओके सर। सर बट हैवी चीजों को जितनी भी हैवी व्हीकल्स होते हैं मतलब डीजल डलता है। उनमें डीजल लगता है, नहीं तो एफिशिएंसी वो तो फिर ऐसा करेगा ना, एनर्जी ज्यादा खा रहा होगा ना वो पर सेकंड, तो पावर पे डिपेंड करता है उसकी। मान लो 1000 जूल एनर्जी खा रहा है एक इंजन, और एक इंजन खा रहा है केवल 100 जूल, और ये 100 से 80 जूल वर्क कर रहा है, और ये 1000 से कर रहा है 500, उसकी एफिशिएंसी तो 50% आई, इसकी 80% आई, लेकिन वर्क तो ये ज्यादा करेगा। यस तो सर हाँ। इस पर डिपेंड करेगा ना कि कितना हो, तो उसका टैंक भी तो बहुत बड़ा होता है। फिर आपकी बाइक जैसे होती है, तो बाइक तो छोटे टैंक में पूरे, मेरे को कहते हैं लोग कि मैं तो 1 लीटर भराता हूँ पूरे महीने चलता है आसपास जाता है, लेकिन ट्रक तो जो है बड़ा बड़ा इंजन वो बनाना पड़ता है आपको, टैंक उसके बहुत वो खाता है एनर्जी। यस सर। A Carnot engine absorbs 1000 joule of heat from reservoir at 120 degrees centigrade and rejects 600 joule during each cycle. पहला पूछ रहा है इसमें एफिशिएंसी बताओ, सेकंड पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना होगा, थर्ड बोल रहा है अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन।
एफिशिएंसी तो इजीली आ रही एफिशिएंसी 40% आ रहा है सर, है, एफिशिएंसी आ रहा है और सर टेम्परेचर 240 केल्विन। सर टेम्परेचर 240 आ रहा है और एफिशिएंसी को 0.4। 40%। ठीक है। हाँ और सर। वर्क डन 400 जूल। ओके, पहले का आंसर एफिशिएंसी इज 40%। टेम्परेचर द सिंक कितना आ रहा है? 240 केल्विन। 240। ठीक है, करेक्ट है। T2 हमारा जो है वो दे रखा है यहाँ पे -33 डिग्री सेल्सियस, तो 240 हो जाएगा। और थर्ड क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क, ये कितना आ रहा है? 400 जूल। 400 जी। आगे सबका सर यूजफुल वर्क के लिए हमें वर्क डन, एक वर्क डन में से दूसरे वर्क डन को माइनस करना है क्या? वर्क डन ऑफ सिंक में से वो सोर्स। हम पूरा प्रोसेस का वर्णन निकालेंगे ना, तो पूरी प्रोसेस का वर्णन कितना आ रहा था हमारा? Q1 माइनस Q2 आ रहा था ना। यस सर। बस Q1 माइनस Q2 कर लो। ओके सर। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। ओके नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। इसमें कार्नोट इंजन है, इसका जो सिंक है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इसकी एफिशिएंसी जो है 40% है। तो कह रहा है कि बाय हाउ मच, बाय हाउ मच, सॉरी हाउ मैनी डिग्री by how many degree the temperature of sink be changed to increase the efficiency, to increase the efficiency by 10% of the original efficiency। ये हमें निकालना है।
सर ये केल्विन में निकालना है या सेल्सियस में? व्हेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर किसी में भी बता दो, वो तो बराबर ही आएगा डेल्टा टी तो 50 केल्विन आ रहा है। 350 350 क्या है आपका, इंक्रीज है या नया टेम्परेचर है? नहीं सर, इंक्रीज बता रहा हूँ कितना, 50 केल्विन हो रहा है, 50 यस सर, इंक्रीज तो सर इंक्रीज तो 50 और नया टेम्परेचर 250 केल्विन है। यस सर, यही आ रहा है। ओके 250 केल्विन आ रहा है। अच्छा, हाउ मेनी डिग्री टेम्परेचर ऑफ सिंक बी चेंज, मैंने घटाया ना टेम्परेचर या बढ़ाया? घटा है, 50 घटा है केल्विन सर। घट गया। ठीक है, घटा है 50 नहीं आएगा। आपने एफिशिएंसी कितनी मानी है नई वाली? नई फिर नई वाली कितनी मानी है आपने? सर 50 कितना परसेंट माना है? सर 35.7 केल्विन आ रहा है इंक्रीज। एफिशिएंसी कितनी मानी है आप लोगों ने नई वाली? सर 44% आएगा सर, जो मतलब करके 44% कैलकुलेट। 44% आएगा, ये तो सही है। 44% आएगा एफिशिएंसी। T2 कितना आ रहा है आपका नया वाला जो टेम्परेचर है सिंक का, कितना आना चाहिए? अभी T2 जो आपका है वो 300 है, कितना आएगा फाइनल? और डेल्टा टी आपका जो आएगा वो 20 आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी 10% बढ़ी है ना, तो इसका इसका 10% बढ़ाना है। अच्छा ओके। यस सर, आ गया 20 केल्विन। आगे 20 केल्विन सबका है। आया सब लोगों का आंसर? सर 44% 44% के सही नहीं वाली एफिशिएंसी। उसने बोला ना कि एफिशिएंसी चेंजेस बाय 10% ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी, 10% ऑफ द ओरिजिनल। तो पहले कितनी थी हमारी? 40 थी, इसमें 10% इंक्रीज करोगे, 40 + 40 × 10%, 44 हो जाएगा। ओके सर। क्या 44% हो जाएगा। इससे देखो क्या आंसर आ रहा है। आ गया। आ गया। पहला एफिशिएंसी हमारी 0.4 है, तो वहां से मेरा सोर्स का टेम्परेचर निकल जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में। अगले केस में इसको लिख दूंगा मैं 1 - T2, सॉरी T1 तो कांस्टेंट ही रहेगा जो पहले था, और डिवाइड बाय T2 डैश मुझे निकालना है। तो यहाँ से मेरा T2 डैश निकल जाएगा, T1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, जो भी आएगी निकल के। ठीक, डन। यस सर। ओके, किसी को डाउट तो नहीं? यस सर। चलो आगे चलें फिर।
क्वेश्चन। अब रेफ्रिजरेटर देखते हैं। रेफ्रिजरेटर A works between -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और B वर्क करता है बिटवीन -27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड। Both removing 2000 joule heat from the refrigerator. Which अच्छा फ्रॉम द फ्रीजर बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर जरूरी है फ्रॉम द फ्रीजर या फ्रॉम द जो भी है फ्रीजर बोलते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो जरूरी है। विच ऑफ द टू इज बेटर? सर जिसका सोर्स का टेम्परेचर सर बी। कैसे निकाला? सर जो बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्या था, परफॉर्मेंस। हाँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो T1 माइनस T2 होता है। T1 सोर्स का टेम्परेचर, T1 और T2 जहाँ से वो निकल रहा है कोल्ड बॉडी का, जो -10 डिग्री और -27 डिग्री है। T1 माइनस T2 थोड़ी होता है, ये होता है। हाँ सर T1 माइनस T2 होता है। अपॉन में होता है ना, T2 यस डिवाइडेड सर, हाँ सर अपॉन में होता है, मैंने ठीक इनवर्सली है प्रोपोर्शनल बताया था मैंने इसलिए। ठीक है। हाँ इससे क्या किया फिर हमने? तो इसका जिसका डिफरेंस ज़्यादा है T1 माइनस T2 का, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। एक्चुअली दोनों बीटा निकालेंगे, दोनों बीटा की वैल्यू निकालेंगे दोनों केस में, ताकि टोटल ज़्यादा है। दोनों केस में बीटा निकालेंगे, है ना। बीटा निकालो, इस केस में कितना आएगा दोनों केस में? पहले के लिए कितना आएगा बीटा, दूसरे के लिए कितना आएगा? निकालो आप लोग। बीटा ए ज्यादा है। कितना वैल्यू आ रहा है बीटा ए का?
सर -0.27। नहीं माइनस तो नहीं आएगा, प्लस आएगा। T2 यानी कम वाला टेम्परेचर, 263 है, और T2 माइनस T1 माइनस T2 यानी कि 300। सर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना भूल गया था। मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट 7.1। और बी का कितना आ रहा है? 5.6। 5.6। तो बीटा ए ज़्यादा है टी से, हमारा बेटर फिट जो है ए इज बेटर। ए इज बेटर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्वोशंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बीटा? ये फ्रिज की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है, जो कितनी हीट रिमूव करता है कितना वर्क करने पे। सर मतलब रेफ्रिजरेटर में से कितनी हीट रिमूव कर रहा है? हाँ, फ्रिज तो वैसे रेफ्रिजरेटर में से भी करता है, बाकी जगह से भी करता है, उसको जो है मैंने पूरा फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें हैं उससे जो हीट रिमूव कर रहा है ये Q2 जो है। और फिर रिमूव करने के बाद फिर सराउंडिंग में छोड़ता है। हाँ, रिमूव करने के बाद सराउंडिंग में छोड़ देता है Q1। तो फिर सर वो हम ऊपर फिर Q2 रखेंगे या Q1 रखेंगे? मतलब रिजेक्ट वो रिमूव बाय एब्जॉर्ब होगा या फिर एब्जॉर्ब बाय रिमूव होगा? रिमूव होगा ना, हमें जो फ्रिज का काम किया, फ्रिज का काम है वहां से हीट खींचना है ना, तब तो उसकी एफिशिएंसी वैसे मेजर करेंगे। अच्छा फ्रिज कौन है जो ज्यादा हीट खींचेगा, तो हम तो Q2 देखेंगे ना, Q2 किसका ज्यादा है। मतलब कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? और टू कौन ज्यादा एब्जॉर्ब अंदर से खींच रहा है, अपने अंदर से खींच के कौन ज्यादा खींच रहा है, तो Q2 लेंगे। अच्छा हाँ हाँ Q2 ये लेंगे सर। ना। और आपने इलेक्ट्रिक वर्क कितना किया, W, जो आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दी, हाँ वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी। उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। सर ये वर्क डन Q1 माइनस Q2 क्यों आएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो Q1 होगा वो कितना होगा, Q2 प्लस W होगा, यस सर हाँ तो वहां से आ जाएगा हमारा। यस सर। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आएगा तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। यस सॉरी, पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। चलो स्लाइड। यस सर, स्लाइड। ओके सर, बेटा हो गया सर। हो गया, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन में T1 T2 कैसे कंसीडर करना है? T2 होता है सिंक का, जो कम वाला होगा उसे T2 मानते हैं, और जो ज्यादा वाला होगा T1 मानेंगे। आप यहाँ देख लो, ये चीज पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ज्यादा वाला टेम्परेचर T1 होगा और कम वाला सर T2 होगा। सर तो बीटा पॉजिटिव रहेगा मुझे। हाँ, बीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ओके सर। सर एक डाउट था सर फ्लूइड से। फ्लूइड से? सर अभी पेपर है ना 8 तारीख से ऑफलाइन। अच्छा, इसे खत्म कर लेते हैं फिर पूछ लेना आप डाउट, इसको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप डाउट पूछ लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना फिर ये। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन बस। Transfer an average
per second from temperature minus 20 degree centigrade, 25 degree centigrade. Calculate the average power consumed assuming no energy loss. In the process. सर 91 Correct. पावर इक्वल टू 90 वोट आएगा इसमें। अरे कैसे हुआ? इसमें वो डायग्राम समझो, देखो जो मैंने बनाया था, ये वाला डायग्राम था। आपको क्या निकालना है इसमें? पावर कंज्यूम्ड कितनी की उसने, और दिया क्या आपको, इतनी हीट पर सेकेंड ट्रांसफर कर रहा है, एवरेज ऑफ हैज टू ट्रांसफर एवरेज दिस मच हीट पर सेकेंड फ्रॉम टेम्परेचर दिस टू दिस। हीट ट्रांसफर यहाँ पे 506 दी हुई है, ठीक है। हीट ट्रांसफर 506 दी हुई है, टेम्परेचर आपका, हीट ट्रांसफर मतलब जो हीट खींच रहा होगा वो हीट दी होगी है Q2, तो ये Q2 होगा, यानी Q2 आपका 506 दिया हुआ है। हीट ट्रांसफर का मतलब यही हुआ, और टेम्परेचर आपको दिया, टेम्परेचर दिया हुआ T1 T2। T1 आपका हो जाएगा, हाई वाला T1 होगा तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 25 298 हो जाएगा, और ये 273 माइनस 20 253 हो जाएगा T2। तो ये आपका ये आया। आपको ये हीट पर सेकंड है, ठीक है, तो ये एक्चुअली Q/T है।
तो आपकी जो पावर आएगी, पावर क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपको W/T निकालना है। W कितना होगा आपका, W आपका जो होगा एक्चुअली वो Q1 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के भी तो कर सकते हैं। सॉरी क्या बोला आपने? यही किया। अच्छा, तो Q1 माइनस Q2 हमारा W होगा, और यहाँ से आपका Q2 आ चुका है ऑलरेडी, और आपको एफिशिएंसी पता है, यहाँ से एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी, सॉरी बीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो बीटा से हम लोग क्या निकाल लेंगे, Q1 निकाल लेंगे। तो फिर यहाँ पे Q1 माइनस Q2 पुट करेंगे। Q1 आपका जो आएगा वैल्यू वो आ रहा होगा 596 वाट, सॉरी जूल पर सेकेंड आ रहा होगा। तो इतना आ जाएगा आपका। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 596 माइनस 506 पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम आ जाएगा ये, तो ये वाट में आ जाएगा 90 वाट। टाइम कहाँ से होगा? सॉरी सर यहाँ पे नो हिट लॉस क्या है? नो हिट लॉस में कोई बाहर, केवल प्रोसेस हमारा यही हो रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा कि जो हीट बीच में से लीक कर रही हो। अच्छा, तो वो तो पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं हो रहा था। हाँ तो उसने दे दिया, बस आपको आप कंफ्यूज हो गए। या मैं कंफ्यूज हो गया। पेपर में लिख देना कि आइडियल गैस मानो या वो मानो, तो आप आइडियली मान के करते हो, नहीं भी बोलेगा तो आप आइडियल तो मानते हो, आप रियल थोड़ी मानते हो। यस सर, आइडियल मान के करता हूँ। आइडियली मान के करते हैं तो। सर यहाँ पे 5 टाइम 6 कैसे आया? वो तो यार उसे निकालोगे ना बीटा का यूज करके। बीटा हमारा क्या होता है, T2/T1 minus T2। हाँ तो, और हीट के टर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा ये, बीटा बीटा क्या आता है हीट के टर्म में हमारा, ये आता है ना बीटा Q2/Q1 माइनस Q2। यस सर। इनको इक्वेट कर लो, इनको इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो आपको ये पता है T1 T2 वगैरह, तो आपका Q1 पता है आपको, तो Q2 आ जाएगा आपको। सर वो वाली इक्वेशन नहीं इक्वेट कर सकते जो अभी हमने कार्नोट थ्योरम से निकाले थे, Q1/Q2 इक्वल्स टू T1/T2 डायरेक्ट। कर सकते हो, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, उससे ही आता है एक्चुअली, उससे ही ड्राइव होके ही आता है ना। जब मैंने पढ़ा था ये, तो मैंने बोला था आपको कार्नोट थ्योरम आगे पढ़ेंगे तो सब बताऊंगा कैसे आता है, तो इससे ही ड्राइव। ऑन में टाइम तो हमें पता ही नहीं था ना, तो 90 वाट कैसे, हमें क्या पता नहीं था, टाइम पावर के लिए। तो पर सेकंड ऑलरेडी पर सेकंड ही चल रहा है ना सब कुछ। ये जो Q2 है इसमें पहले ही क्वेश्चन में पर सेकंड दिया हुआ है 600 जूल पर सेकंड, तो पहले ही वो वॉट में ही चल रही चीजें सारी। तो ये जो Q2 है ये पर सेकंड है, जो Q1 आपका निकलेगा वही पर सेकंड निकलेगा फिर। अच्छा ओके ओके, समझ आ गया। सबको समझ आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, तो इसमें जो है क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी कर सकता है, ये देने की बजाय 500 जूल 6 जूल देने की बजाय ऐसे बोल सकता है आपको कि एक फ्रिज है जो 1 किलो आइस जमाता है 1 सेकंड में, तो फिर आपको उसको ml लेना पड़ेगा, उसकी हीट जो है उसने एब्जॉर्ब करी होगी ml की होगी, तो वहां से देखना पड़ेगा आपको। तो ऐसा इनडायरेक्ट भी बोल सकता है, इतनी आइस जमाता है या इतना कुछ करता है, तो कई बार इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको बस बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि बीटा हमारा ये है और वो जो है ऐसा रिलेटेड है टेम्परेचर से। तो ये हमारा फ्रिज के लिए था और ये हमारा इंजन के लिए था जो हमने पहले पढ़ा था। तो दोनों अगर आपको क्लियर हैं तो चैप्टर इज फिनिश। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी फ्लूइड्स के, हाँ फ्लूइड का पूछ लो आप, बाकी लोगों को क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो तो फिर बाकी लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराते हैं, आगे ऑसिलेशन एंड वेव पढ़ते हैं। सर इस चैप्टर की एक चीज पूछनी थी। सर जो आइसोथर्मल में हम डेल्टा U 0 लेते हैं वो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होता है या रियल गैसेस के लिए भी वही होता है? आइडियल गैस के लिए, रियल के लिए नहीं होगा। सर ये इस चैप्टर में हमने ज्यादातर चीजें तो आइडियल गैस के लिए पढ़ी है ना। हाँ हमने रियल के लिए पढ़ी है, फिजिक्स में रियल का ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं ना, फिजिक्स में आइडियल के लिए ही चलता है सब कुछ। नहीं सर, एक क्वेश्चन था ना तो उसमें ऐसे ही पूछा था कि रियल और आइडियल के लिए कैसे होगा, तो उसमें ये होगा ना, अगर रियल गैस होगी मान लो और आप एक्सपेंड कर दो सपोज, तो दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल आपके,
तो मॉलिक्यूल अगर दूर दूर जाएंगे में आपस में अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, यस अगर आप रियल गैस मानते हो तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो दूर दूर जाएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दूर जाने पे तो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, तो उससे आपको सोचना पड़ेगा कि कंप्रेस कर रहे हो आप या एक्सपेंड कर रहे हो, तो पास आएंगे तो उनमें एनर्जी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? तो अगर घटेगी या बढ़ेगी तो उससे फिर वो हीट लिबरेट करेंगे अपनी अकॉर्डिंगली, तो हीट लिबरेट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, वो सोचना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है सर। और सर ये बाकी सारी चीजें भी हम मतलब भी सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए लेते हैं क्या कंडीशंस? हाँ, हमने जो सब कुछ माना है वो आइडियल गैस के मामले में जो एडियाबेटिक इक्वेशन निकाली, आइसोथर्मल वर्क डन निकाला, सब में हमने पीवी को पेनल्टी यूज किया। यस सर ओके। हाँ बताओ दिवेश, क्या क्वेश्चन है आपके? गुड में सर एक क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक weighs 15 Newton in air, it weighs 12 Newton when immersed in water, and when immersed in any other liquid it weighs 13 Newton. Calculate the relative density of first part block and second part the other liquid. इसमें कितना दिया? 13 न्यूटन। यस सर। तो हमने किया था सर, इसमें यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है आपका, वाटर में कितना हो रहा है? 3 न्यूटन का हो रहा है। यस सर। और इस केस में कितना हो रहा है? 2 न्यूटन का। ठीक है, तो वेट लॉस कितना होता है आपका? बुयांसी फोर्स बराबर होगा। यस सर। बुयांसी फोर्स कितना होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यस सर। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना लोगे? v रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी ए लोगे। यस सर। पहले केस में क्या लिख सकता हूं मैं? फर्स्ट केस में लिख सकता हूं मैं v रो ऑफ द वाटर इनटू जी इक्वल टू 3 न्यूटन, ये लिख सकता हूं। यस सर। ठीक है, सेकंड केस में क्या लिखूंगा? v रो ऑफ द लिक्विड इनटू g इक्वल टू 2 न्यूटन। अब मुझे क्या निकालना है? रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है लिक्विड की। यस सर। सब ब्लॉक और जो ब्लॉक इमर्ज है उसकी, ब्लॉक की भी निकालनी है सर। फर्स्ट पार्ट में ब्लॉक की और सेकंड पार्ट में वो लिक्विड गिवन है ना उसकी। अच्छा, पहले लिक्विड की निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी? इसको डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रो लिक्विड, ये तो कट जाएगा, बाकी सब आपका रो जी वी तो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका रो लिक्विड कितना था यहाँ पे? 2/3, तो ये तो 2/3 आ जाएगी। ठीक है। यस सर। और ए पार्ट में आपने पूछी है बॉडी की कितनी होगी, तो बॉडी की जो डेंसिटी आएगी, इसको क्या कर सकता हूँ मैं? इसको मैं कर सकता हूँ बॉडी का वॉल्यूम v है, इसका जो मास होगा वो होगा v रो ऑफ द बॉडी इनटू g, किसके बराबर होगा? ये कितना होगा? ये इसका एक्चुअल मास है ना, एक्चुअल वेट कितना है इसका? 15 न्यूटन। यस सर। इसको 15 लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? रो ऑफ द बॉडी एंड रो ऑफ द वाटर, इसका रेशियो निकालना है। ये होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो कौन सी इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगा? थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट से कर देंगे, आ जाएगा आंसर। पर ये समझ नहीं आया कि हमने वो बायोन्सी और वेट लॉस कैसे किया था सब, ये मतलब ये कैसे है? ये फिर इसके ऊपर ये यस सर। भाई जो वेट लॉस हुआ, बॉडी का वेट क्यों लॉस होता है? इसका वेट एयर में जो है 15 न्यूटन है, लेकिन जब आपने पानी में डुबाया तो उसमें 15 साथ में बुयांसी काम करने लगेगी। यस सर। इसका वेट हो जाएगा 15 माइनस बुयांसी, जो आपको ऑब्जर्व होगा वो इतना ऑब्जर्व होगा 15 माइनस बुयांसी, वो आपको कितना दिया हुआ है इस केस में? 12 न्यूटन दिया हुआ है। अच्छा ओके ओके ठीक है सर। वहां से निकाला मैंने।
ठीक है, और आगे सर बताओ। एक और क्वेश्चन है कि सर 2 सेकंड सर, क्वेश्चन है कि a liquid stands at the same level in the U-tube when at rest. If A is the area of cross section and G the acceleration due to gravity, what will be the difference in height h of liquid in the two limbs of U-tube? When the system is given an acceleration a towards right, yes sir, यही है, लेफ्ट वाली लिम्ब की हाइट h है। तो उस केस में बोल रहा है कितना इसमें डिफरेंस आएगा, है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कंटेनर में पानी भरते हो, मान लो मैं इसको अगर एक्सेलरेट कराऊं, इसको मैं एक्सेलरेट कराऊं तो क्या सरफेस कैसा हो जाता है मेरा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये स्लोप निकालूं इसका, तो कितना आता है स्लोप, हमने निकाला क्लास में क्या, tan थीटा। ये जो स्लोप आएगा इसका, ये इतना आएगा a/g, अगर आप इसका tan थीटा निकालोगे, ठीक है। अगर ऐसा केस होता तो ट्यूब में भी ऐसा ही होता है। ट्यूब में आप करोगे, इसको एक्सेलरेट कराओगे, तो इसके जो सरफेस होंगे वाटर के, वो मान लो यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ पे एक सरफेस है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा जैसे इस केस में बना है। तो ये सरफेस जो होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस होगा, मान लो ये h है, तो ये जो h आएगा आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू a/g, और tan थीटा यहाँ पे होगा ये वाला थीटा। tan थीटा मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि जो हाइट का डिफरेंस है यहाँ पे दोनों के बीच का, डेल्टा h अपॉन ये जो लेंथ होगी यहाँ पे, इक्वल टू a/g। तो यहाँ से मेरा डेल्टा h आ जाएगा l टाइम्स a/g। लास्ट वाला एक बार फिर से बता दो क्या हुआ। ये समझ में आया tan थीटा फॉर्मूला? यस सर, ये तो आ गया। अब इस केस में जब हमने लगाया लिम्ब में, तो दो लिम्ब होंगे आपके, तो एक को मानता हूँ ये एक वाटर यहाँ पे सरफेस है और एक सरफेस ही है, हमने एक पॉइंट मतलब ये वाला ले लिया, एक पॉइंट ये वाला ले लिया, यस सर। तो इन दोनों के बीच में मान लो एंगल थीटा है यहाँ पे, ठीक है। यस। tan थीटा कितना आएगा मेरा, ये तो आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, अच्छा ओके ओके और वो a/g के बराबर है। ओके सर। तो बस क्लियर हो गया ना? यस सर। और सर एक क्वेश्चन था कि a manual of a car instructs the owner to inflate the tire to a pressure of 200 kilopascal. What is the gauge pressure? क्या बोल रहा है कि टायर जो है, तो टायर को इन्फ्लेट करना है प्रेशर 200 किलोपास्कल पर। पर गॉज प्रेशर क्या होता है हमारा? सर वो तो P माइनस P नॉट इक्वल्स टू, मतलब वही होता है ना गॉज प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, उसे माइनस कर लो, 200 किलो पास्कल है, नहीं 2 × 10³ पास्कल है, इसमें से P नॉट माइनस कर दो। सर पर आंसर तो 200 किलोपास्कल ही गिवन है ना। आंसर 200 किलो पास्कल है, टायर भी 200 किलो पास्कल पे था पहले भी। सर वही तो आंसर ही 200 किलोपास्कल गिवन था। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ना दोबारा। Question is, the manual of a car instructs the owner to inflate the tires to a pressure of 200 kilopascal. What is the recommended gauge pressure? What is the recommended gauge pressure? अच्छा होता है कि टायर के अंदर जो प्रेशर है वो 200 पास्कल है, तो ये 200 पास्कल जो है कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है या गॉज प्रेशर है? इसका कहने का मतलब ये है, अभी तो अलग ही चीज है। जो टायर के अंदर प्रेशर जो मैनुअल पे लिखा होता है कौन सा होता है, गॉज होता है या एब्सोल्यूट होता है? सर वही कंफ्यूजन हो रहा था कि प्रेशर लूप कौन सा 200। इसको देखना पड़ेगा यार, इसको तो मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म क्या होता है, प्रेशर जो लिखते हो क्या लिखते हो, छोड़ो उसको, इतना क्लियर कर दो। ठीक, आप स्कूल में करवाएगा क्वेश्चन ये? नहीं सर ये तो नहीं करवाया था। चलो छोड़ो, फिर क्यों टेंशन हो रही है, जब मैनुअल वगैरह में देखना, इसका सोचना पड़ेगा पहले कि मैनुअल में क्या लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है।
और सर सर तो ये 200 किलो पास्कल एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है? हाँ हो भी सकता है वो, लेकिन अब मेरे को नहीं पता ना, मैनुअल में करेंगे, मैनुअल में इतना लिखा हुआ है उसको इंफ्लेट करने के लिए, तो जो मैनुअल में एक्चुअली लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, वो एब्सोल्यूट होता है या गॉज होता है, वो एक बार सोचना पड़ेगा ना मैनुअल में क्या लिखते हैं। ओके सर। ये जो आप प्रेशर नापते हो टायर में लगा के, तो कौन सा प्रेशर नापता है वो उसके इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन में डिपेंड करेगा वो, तो कि एब्सोल्यूट प्रेशर नापता है या गॉज प्रेशर नापता है। यस सर, समझ गई। ठीक है देवेश, हो गया अभी क्वेश्चन क्लियर? बाकी दोनों हो हाँ गए? सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। A vertical U-tube of uniform inner cross section contains mercury in both of its arms. A glycerin of density 1.3 gram per centimeter cube. Column of length 10 centimeter is introduced into the one of its arms. Oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured in the other arm until the upper surfaces of oil and glycerin are in same horizontal level. Find the length of the oil column. एक साइड आपने ग्लिसरीन भरा, एक साइड आपने ऑयल भरा है ना? यस सर। तो मान लो ये ऐसे हो गया मर्करी कॉलम, एक साइड आपका ग्लिसरीन है मान लो और एक साइड पे ऑयल है, और दोनों का क्या है कि टॉप सरफेस बराबर है। ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी दी हुई है सर? 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.3 और ऑयल की 0.8। तो इस साइड को मान लेता हूँ कि मैंने ऑयल भरा होगा, तो ऑयल की डेंसिटी कम है तो ज़्यादा हाइट चाहिए आपको, तो ये ऑयल है मान लो, यहाँ पे ये ऑयल है और इस साइड वो ग्लिसरीन है, दोनों का टॉप सरफेस जो है बराबर पे है, ये कंडीशन है। ठीक है सर नीचे वो भी है मरकरी। हाँ यहाँ मर्करी और इसमें ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आपको लेंथ दी हुई है दोनों की, ग्लिसरीन की कितना भरा है हमने, कितना सेंटीमीटर भरा है? 10 सेंटीमीटर। और ऑयल सर ऑयल का नहीं बताया इसमें, ऑयल इसमें का बताया ऑयल इज poured in the other arm until the upper surface of the oil and glycerin are in same horizontal level. तो हमें निकालना क्या, एच निकालना है, ऑयल का वो निकालना है लेंथ, क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है, तो इसको एच मान लेते हैं। ठीक है इसमें एक्चुअली ये वाला एच होगा और ये 10 होगा, गलत किया मैंने। ठीक है तो आप क्या करो, आप ना इस केस में क्या होता है, आप जो कोई लिक्विड आपका होता है, अगर आप एक लिक्विड से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और दोनों तरफ सेम लिक्विड है तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होता है, ये कंसेप्ट है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और दोनों तरफ सेम लिक्विड है तो प्रेशर हमारा बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ से लाइन बनाता हूँ, इस मरकरी से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा। आई कैन राइट पी ए इक्वल टू पी बी। ए पे कितना प्रेशर होगा, ए पे जो प्रेशर है वो ऑयल का होगा, तो कितना प्रेशर होगा, रो जी एच। और बी पे जो प्रेशर होगा किसका होगा, ग्लिसरीन का। एक तो ग्लिसरीन का होगा, दूसरा मरकरी भी होगा थोड़ा सा, यस प्लस रो ऑफ द एच जी इंटू जी इंटू ये हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, h माइनस 10, क्योंकि पूरा h है ना, ये वाली हाइट मेरी h माइनस 10 हो जाएगी। समझ में आया? प्रेशर पर सर जब हमने वहाँ पे ऑयल का लिखा है प्रेशर, तो वहाँ पे हमने क्यों नहीं ऐड किया मरकरी का? भाई आपका ऑयल की डेंसिटी कम है, ठीक है, और ग्लिसरीन की ज्यादा है, ये कंडीशन ऐसे तो बनेगी भाई, या तो इस तरफ मरकरी ज्यादा होगा हाइट में या इस तरफ ज्यादा होगा, ऐसी होगा। इस साइड अगर मान लो हमने इस साइड को ज्यादा मान लिया हाइट में मरकरी को, इस साइड को, तो फिर ये क्या होगा, कॉलम छोटा हो जाएगा और ये कॉलम बड़ा हो जाएगा इस साइड का। यस सर। लेकिन आपकी ऑयल की डेंसिटी कम है तो इसको प्रेशर लगाने के लिए कॉलम
भाई ये वाली कंडीशन पॉसिबल मान लो, आपने मान लिया ग्लिसरीन भरा हुआ है यहाँ पे और ये ऑयल है, इसकी हाइट कम है, आप ये मानना चाह रहे हो मान लो, ठीक है, और ये मरकरी है यहाँ पे टॉप तक, इस सारा मरकरी है यहाँ पे। यस आपने यहाँ पे कॉलम बना लिया, अब आप क्या लिखोगे? सर हम तो लेफ्ट कर सकते हैं ना? सॉरी, हाँ हाँ बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, बाकी लोग आर फ्री। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो मैं कहता कि ये डिपेंड करता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है नेगेटिव आ जाए वैल्यू, तो ये वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है। अब डेंसिटी किसकी ज्यादा थी यहाँ पे? अच्छा ग्लिसरीन की डेंसिटी ज्यादा थी, हाँ, तो बल्कि केस ये वाला बनेगा आपका, ये वाला केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी प्लस मरकरी की डेंसिटी मिला के, मरकरी का कॉलम मिला के ग्लिसरीन को बैलेंस कर सकता है। यस सर, जो आपने सेकंड में बनाया ना वही है क्वेश्चन में, मतलब जो सॉल्यूशन वही बनेगा, ये वाला ये करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिर? रो ऑफ द ऑयल इनटू जी इनटू एच, आपका ऑयल का तो आपने एच माना है, प्लस अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10 माइनस एच हो जाएगी ये वाली वैल्यू। यस सर, रो ऑफ द एच जी इंटू 10 माइनस एच इंटू जी, यहाँ पे नहीं आएगा ये, इस साइड को आएगा ये, ठीक है। अब Yes. सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा आपका आंसर। सर वहाँ h माइनस 10 नहीं होना चाहिए था। 10 माइनस एच होगा, क्योंकि ये पूरा 10 है ना, ये तो दिया हुआ है ना आपको 10, ये पूरा 10 दिया हुआ है ना आपको, और इतना आपने एच माना है ऑयल का, जो बाकी बचेगा वो 10 माइनस एच ही बचेगा ना। हाँ अच्छा, ओके ओके हो जाएगा, थैंक यू सर। ओके ठीक है, तो उसको पेपर दो आप पहले ढंग से करना, डेरिवेशन वगैरह देख लेना जो है उसमें, आर्किमिडीज वगैरह। चलिए।